हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। अपन चैप्टर नंबर 9 पढ़ रहे हैं किरण प्रकाश की रे ऑप्टिक्स। और इसमें अपनी 2 क्लास हो चुकी है ना। तो मैं आपको एक बार रिवाइज करा देता हूँ कि हमने अब तक पढ़ा क्या है। सबसे पहले हमने फर्स्ट क्लास में स्टार्ट किया था प्रकाश के बारे में कि प्रकाश क्या होता है। तो विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का वह भाग जिसकी तरंग दैर्घ्य 400 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर हो क्या कहलाता है, प्रकाश कहलाता है। और प्रकाश हमेशा एक सरल रेखा में सीधे पथ पर गमन करता है। क्यों? क्योंकि इसकी तरंग दैर्घ्य कैसी होती है, अत्यल्प होती है। फिर अपन पढ़ा था कि प्रकाश किरण क्या होती है। प्रकाश जिस पथ पर गति करता है वो जो पथ है ना वो कहलाता है क्या, प्रकाश किरण का पथ। उसके बाद पढ़ा था अपने प्रकाश पुंज, है ना। प्रकाश किरणों का जो समूह है वो प्रकाश पुंज कहलाता है। उसके बाद अपन ने देखा था प्रकाश का परावर्तन, है ना, कि यदि कोई सरल रेखा, यदि कोई प्रकाश किरण किसी सतह पर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात उसी दिशा में पुनः लौट जाती है। प्रकाश की यह घटना उसी जिस माध्यम से आई थी उसी माध्यम वापस लौट जाती है। प्रकाश की यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। परावर्तन के 2 नियम पढ़े अपन ने। परावर्तन के फिर अपन ने 2 नियम देखे थे। एक होता है कोण आई बराबर कोण आर, अर्थात आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होता है। फर्स्ट नियम देखा था। और सेकंड नियम अपन ने पढ़ा था कि जो आपतित किरण है, अभिलंब है और जो परावर्तित किरण है वो तीनों एक ही तरंग में होते हैं, ठीक है ना। उसके बाद अपन ने कुछ नोट डाल के और पॉइंट भी लिखे थे कि जो परावर्तन की घटना है उसमें ना तो अपवर्तन चयन होता है, ना माध्यम चयन होता है, ना प्रकाश की चाल परिवर्तित होती है, ना आवर्ती चयन होती है, ना तरंग दैर्घ्य बदलती है। बदलता है तो कौन बदलता है? फिर तीव्रता के मान में कमी आ जाती है, घट जाती है, ठीक है ना। ये अपन ने क्लास 1 में लिख लिया था, ठीक है। अच्छा, एक परावर्तन में एक पॉइंट और छुड़िए अपना वो लिखना है, एक बार लिखना परावर्तन की घटना में लिखना है एक बार। देखो ये कोई आपकी सतह है ना, ये कोई परावर्तक सतह है। और यदि कोई प्रकाश किरण, है ना, ये कोई परावर्तक सतह होगी मेरी, और यदि कोई प्रकाश किरण सतह के लंबवत आ रही है, लंबवत आपतित होती है, देखना ये लंबवत आपतित हो रही है, ठीक है ना। ये क्या है, आपकी आपतित किरण है और ये सतह के लंबवत आती है, ठीक है ना। तो देखना है क्या होगा, आपको अभिलंब चाहिए तो अभिलंब का काम भी यही करेगी, अभिलंब का काम भी यही करेगी, है ना। देखो परावर्तन हमने क्या पढ़ा था कि कोण आई बराबर क्या होता है, कोण आर के बराबर होता है। जितना आपतन कोण होगा उतना ही परावर्तन कोण होगा। एक कोई जो प्रकाश किरण है वो सतह के कैसे आ रही है, लंबवत आपतित हो रही है। लंबवत आपतन के कंडीशन में क्या होगा, देखो ये आपतित किरण है, यही अभिलंब होगा, है ना। तो कोण कितना हो गया, 0 हो गया। आपतित किरण और अभिलंब के बीच में कोण कितना हो गया, 0 हो गया। तो परावर्तन कोण भी कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ध्यान रखना यदि लंबवत आपतित की कंडीशन में यदि कोई प्रकाश किरण लंबवत आपतित हो रही है तो ध्यान रखना उस कंडीशन में जो परावर्तित किरण होगी वो उसी रास्ते से लौट जाएगी जिस रास्ते से वो आई थी। एक कंडीशन ये भी याद रखना, लंबवत आपतन की कंडीशन में यदि कोई प्रकाश किरण लंबवत आपतित होती है तो उसी ही पथ से वापस चली आएगी, ठीक है ना। चलो फिर अपन ने सेकंड क्लास पढ़ी थी और सेकंड क्लास में हमने क्या पढ़ा था, दर्पण कि यदि किसी पारदर्शी प्लेट के एक और पॉलिश कर दी जाए तो किसका निर्माण होता है, दर्पण का। दर्पण के 2 प्रकार के पढ़े अपन ने, एक होता है समतल दर्पण, एक होता है गोली दर्पण, ठीक है ना। समतल दर्पण क्या होता था, एक सिंपल प्लेट लो उसके एक और पॉलिश कर दो आप, है ना, तो वो बना था समतल दर्पण। फिर अपन ने देखा था गोली दर्पण। गोली दर्पण मतलब एक वक्राकार सतह लो आप, है ना, उसके आंतरिक भाग पे आंतरिक भाग पे आप पॉलिश करोगे तो कौन सा बनेगा, उत्तल दर्पण। और ये बाहरी भाग पे उसको पॉलिश करोगे तो क्या बनेगा, अवतल दर्पण, ठीक है ना। तो आपने पढ़ लिया था। उसके बाद अपन ने तो शब्दावली की स्टार्ट करी थी ना, कुछ नाम पढ़े थे अपन ने जिनका यूज होने वाला है इस चैप्टर के अंदर बहुत ज्यादा। तो सबसे पहले अपन ने देखा था क्या, द्वारक, है ना, दर्पण का वह भाग जिस पर प्रकाश आपतित होता है द्वारक कहलाता है। सेकंड अपन ने देखा था ध्रुव। ध्रुव क्या होता है, तो द्वारक का जो मध्य बिंदु होता है ना, द्वारक का जो मध्य बिंदु होता है उसे बोलते हैं अपन क्या, ध्रुव बोलते हैं। पोल, पी से रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे अपन, पी से डिनोट करने वाले लिखने वाले हैं। थर्ड पढ़ा था अपन ने वक्र केंद्र, है ना, दर्पण का ज्यामितीय केंद्र। दर्पण की ज्यामिति बनाने का प्रयत्न करो आप, गोला बनाने का प्रयत्न करो, जहां पर भी केंद्र आएगा वो वक्रता केंद्र कहलाएगा, सी। और फिर अपन ने पढ़ा था वक्रता त्रिज्या, है ना, पी और सी के मध्य की दूरी, ठीक है ना, कैपिटल आर कहलाएगी ना, वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। वक्रता त्रिज्या कैपिटल आर लिखेंगे अपन। उसके बाद अपन ने पढ़ा था वक्र केंद्र हो गया ना। उसके बाद पढ़ा था मुख्य अक्ष। तो दोनों पी और सी को मिलाने वाली सीधी काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष कहलाती है ना। ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सीधी काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष कहलाती है। फिर अपन लास्ट में पढ़ा था फोकस,
कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, देखो यहाँ तो जो मिलता हुआ प्रतीत होगा वहां पर उत्तर में, तो वो वास्तव में कहाँ मिलेगी, अवतल में वास्तव में मिलेगी। वो उत्तर में यहाँ पे जो भी खेल होगा उसका अपोजिट खेल होने वाला है कहाँ, उत्तर में। यहाँ तो वास्तव में मिलेगी कहाँ पर, अवतल दर्पण में, और उत्तर में सब मिलती हुई प्रतीत होगी। ध्यान रखना, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है अथवा मिलती हुई प्रतीत होती है उसे बोल रहा है अपने फोकस। और लास्ट सिंबल हो गया कैपिटल एफ, ठीक है ना। और लास्ट अपन ने पॉइंट पढ़ा था फोकस लेंथ, फोकल लेंथ, फोकस दूरी। और फोकस दूरी क्या होती है, फोकस दूरी क्या होती है, तो फोकस दूरी में आपको बताई थी टी और एफ के मध्य की दूरी है ना, ध्रुव तथा फोकस के मध्य की दूरी फोकस दूरी कहलाई थी, स्मॉल एफ सिंबल है इसका। ठीक है, अपन यहाँ तक पढ़ चुके थे, तो इससे आगे अपन पढ़ने वाले हैं। तो आज का टॉपिक देखना अपना, आज का टॉपिक है बताओ, मैं बताऊँ मैं प्रतिबिंब बनाने के नियम। कुछ नियम हैं जिनकी सहायता से हम क्या करेंगे, प्रतिबिंब का निर्माण करेंगे। तो कौन कौन से नियम हैं जिनकी का यूज करके हम इमेज को बनाएंगे या प्रतिबिंब बनाएंगे, है ना। तो प्रतिबिंब बनाने कुछ नियम हैं, 4 नियम हैं, एक एक करके देखने वाले आज क्लास में हम, ठीक है ना। न्यू समझना तो अपना बेसिक ही चल रहा बेटा, चैप्टर की शुरुआत हुई नहीं है अभी, ठीक है ना, चैप्टर की शुरुआत अभी नहीं हुई है, ध्यान रख लेना। ये सब कुछ बेसिक पढ़ा रहा हूँ आपको, अगर इनके बिना आप इस चैप्टर में आगे नहीं बढ़ पाओगे, ठीक है ना, तो ये पढ़ाना जरूरी है इससे पहले। तो प्रतिबिंब बनाने के जो नियम है लगभग 4 नियम है, इन 4 नियमों की सहायता से हम प्रतिबिंब का निर्माण करेंगे। कभी कौन से नियम लगाएंगे और क्या करेंगे, प्रतिबिंब का निर्माण करेंगे। तो सबसे पहला जो नियम है, ध्यान सुनना, देखो पहला नियम क्या है, देखो ये आपने एक दर्पण लिया, ये मैंने अवतल दर्पण लिया, ठीक है ना, ठीक है, ये आपकी मुख्य अक्ष होगी, ठीक है ना। ये बिंदु क्या होगा आपका, बोलो, ये बिंदु क्या होगा, ये अवतल दर्पण है, ये मुख्य अक्ष होगी, ये ध्रुव होगा ना P, ठीक है ना। इसका जो वक्रता केंद्र होगा कहीं यहाँ मान लो ये C होगा, और जो फोकस होगा कहीं मान लिया मैंने यहाँ पर होगा, जैसे फोकस छोड़ो बाद लिखेंगे इसको। ये अवतल दर्पण लिया आपने, ये पोल हो गया अपना P, ध्रुव जिसे बोलते हैं अपन, और ये हो गया C, वक्रता केंद्र। यदि कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के कैसे आ रही है, समांतर आ रही है, ध्यान सुनना दे। पहला पॉइंट क्या है, पहला नियम क्या होता है कि यदि कोई, नियम नंबर 1, नियम नंबर 1, यदि कोई प्रकाश किरण क्या आ रही है, मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, तो दर्पण से यहां से क्या होगा, इस बिंदु से परावर्तन होगा कि होगा, है ना। फोकस में आपने क्या पढ़ा था, यदि कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष से समांतर आती है तो मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर काटती है ना, उसे बोला था फोकस अपन ने। ध्यान सुनना, नियम फर्स्ट वही है यहाँ पर भी कि जो यदि कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है ना, तो दर्पण से परावर्तन होगा कि होगा, है ना। तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात कहाँ काटेगी, फोकस पर। ये क्या है आपका फोकस, ये पता है। पहला नियम ये बोलता है कि यदि कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के कैसे आ रही है, समांतर आ रही है, तो कहां से गुजरेगी, फोकस से गुजरेगी। ये आपका है फर्स्ट नियम कि यदि कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है, तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात कहां से गुजरेगी, फोकस से गुजरेगी, ठीक है ना। ये तो बात हुई किसकी, अवतल दर्पण की। बात करूं मैं उत्तल दर्पण की ना, उत्तल दर्पण देखना कंडीशन, ये आपको उत्तल दर्पण आया, आंतरिक भाग में क्या करोगे, पॉलिश करोगे तो किसका निर्माण होगा, उत्तल दर्पण का, ठीक है। ये आपका उत्तल दर्पण है, ये आपने बनाया है मुख्य अक्ष, ये कहीं होगी, यहाँ पे क्या हो गया, ध्रुव हो जाएगा आपका, ठीक है। यहाँ पर आपने सेंटर मान लिया, ये सेंटर आपका सी, ठीक है ना। तो आगे इसका देखो क्या बोला आपने फर्स्ट नियम में कि यदि कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष से समांतर, मुख्य अक्ष से समांतर लेके आओ, ये कोई प्रकाश किरण ऐसे आ रही है मुख्य अक्ष से समांतर, ठीक है ना। वो तुम जानते हो ये तो जो दर्पण है ये अभिसारी नेचर का है ना, प्रकाश किरणों को एक पॉइंट पर मिलाता है, एक बिंदु पर मिलाता है ना। और ये अपसारी नेचर का है, ये प्रकाश किरणों को फैलाता है उल्टा, ठीक है ना। देखो यदि कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, कैसे आ रही है, समांतर आ रही है, तो ये अपसारी नेचर का है, प्रकाश किरणों को फैलाएगा इस टाइप से, है ना। लेकिन यदि ये तो इसको पीछे की ओर बढ़ाएगा, है ना, इसको तो पीछे की ओर बढ़ाएगा ऐसे, है ना। तो यहाँ तो वास्तव में मिलती है प्रकाश किरण, यहाँ मिलते हुए प्रतीत होगी, तो ये जो आपने पीछे बढ़ाया ना, तो मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर काटेगा या मिलेगी वो कहलाएगा अपना फोकस,
बहुत ही सिंपल नियम है बेटा है। फर्स्ट नियम क्या है कि यदि कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष से समांतर रही है तो कहाँ से गुजरेगी? फोकस से गुजरेगी। इसमें तो वास्तव में फोकस से गुजरेगी और उसमें गुजरती हुई प्रतीत होगी। यहाँ वास्तव में खेल होगा और यहाँ खेल होता हुआ प्रतीत होगा। ये डिफरेंस है बस अवतल और उत्तल में। यहाँ तो वास्तव में मिलेगी, ठीक है ना, इसलिए इसको मैंने वास्तविक दर्पण नाम दिया था याद आपको, और इसको मैंने आभासी दर्पण नाम दिया था, ठीक है ना। तो फर्स्ट नियम समझ आया नहीं? सिंपल याद रखनी, एक लाइन देखो कि मुख्य अक्ष की समानता आएगी तो फोकस से गुजरेगी। मुख्य अक्ष की समानता प्रकाश किरण को आ रही है तो कहाँ जाएगी? फोकस से जाने वाली है। फर्स्ट नियम समझ आएगी यहाँ सबको। चलो अब सेकंड नियम देखना इसका, नियम नंबर सेकंड, नियम नंबर 2। नियम नंबर 2 क्या बोलता है? नियम नंबर 2 ये बोलता है बेटा, ध्यान सुनो, जस्ट इसका उल्टा नियम बेटा। ये आपने बनाया एक अवतल दर्पण है ना, ये क्या है आपका अवतल दर्पण है, ठीक है, दिखाई दे रहा है कि नहीं रहा है? थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ इसको। नियम नंबर 2 ये बोलता है कि ये आपका क्या है? अवतल दर्पण है, ठीक है ना। ये आपका अवतल दर्पण है, ये आपने मुख्य अक्ष नहीं, यहाँ आप जानते हो यहाँ का क्या होगा? ध्रुव होगा। ये कहीं यहाँ पर इसका सेंटर हो गया, ठीक है, और यहाँ पर क्या हो गया? फोकस हो गया। ये होता है ना, ये आपका क्या हो गया? फोकस हो गया है। तो फर्स्ट नियम में आपने बोला कि यदि कोई प्रकाश किरण कैसे आ रही है? मुख्य अक्ष से समांतर आ रही है तो कहाँ से गुजरेगी? फोकस से गुजरेगी। इसमें वास्तव में गुजरेगी, यहाँ गुजरती हुई प्रतीत होगी, ठीक है ना। अब देखना सेकंड नियम क्या बोलता है, जैसे इसका उल्टा। और कहाँ से लेके आ सकते हो प्रकाश किरण को? प्रकाश किरण कहाँ से लेके आ सकते हो, है ना, ये कहाँ से आ सकती है? फर्स्ट नियम में अपन देखा कि मुख्य अक्ष से समांतर आएगी प्रकाश किरण। सेकंड नियम में सुनना, यदि कोई प्रकाश किरण कहाँ से आ रही है? फोकस पर ही आ रही है। कहाँ पर आ रही है? फोकस पर आ रही है। देखो फोकस पे कैसे आ रही है? ये कोई प्रकाश किरण ऐसे ऐसे आ रही है, फोकस पर आ रही है, कैसे आ रही है? फोकस पर आ रही है ना। तो दर्पण से परावर्तन होगा कि होगा? ये कोई प्रकाश किरण है, वो कैसे आ रही है? फोकस पर आ रही है ना, फोकस पर आ रही है। दर्पण से क्या होगा? परावर्तन होगा इस बिंदु से। तो परावर्तन के पश्चात ध्यान सुना, ये ऐसे मुख्य अक्ष के कैसे रहेगी? समांतर रहेगी, मुख्य अक्ष के समांतर रहेगी। 10 का उल्टा नियम है। फर्स्ट नियम क्या बोलता था कि यदि समांतर आती है तो फोकस से उठाएगी, और सेकंड नियम क्या बोलना है कि यदि फोकस पर आ रही है वो प्रकाश किरण तो कैसे उठाएगी? परावर्तन के पश्चात समांतर रहेगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, है ना। ये तो बात हुई किसकी? अवतल दर्पण की। बात करें उत्तल दर्पण की, है ना। देखना ये आपने बनाया क्या? उत्तल दर्पण, ठीक है। ये आपका क्या होगी? मुख्य अक्ष होगी। ये आपका क्या हो गया? ध्रुव हो गया। ये इसका क्या हो गया? नकारात्मक, है ना। और ये हो गया आपका क्या? फोकस हो गया, है ना। अच्छा यहाँ पर प्रकाश किरण को लेके आओ, है ना। तो कहाँ से आ रही है प्रकाश किरण? फोकस पर आ रही है ना। फोकस पर आ रही है तो आप ऐसे लेके आओगे, यहाँ तक तो सीधा जाना है आपको, है ना। ये आती हुई प्रतीत हो रही है, वास्तव में आती नहीं है, आती हुई प्रतीत हो रही है। तो नियम क्या बोलता है? यदि कोई प्रकाश किरण फोकस पर आती है तो परावर्तन के पश्चात इस बिंदु से क्या होगा? परावर्तन होगा। तो परावर्तन के पश्चात कैसे रहेगी? मुख्य अक्ष के समांतर रहेगी, ये समांतर। ये तो डायग्राम बनाया है बस, तीर ही उल्टा किया है मैंने, ये डायग्राम बनाया अपन ने, बस तीर ही उल्टा हुआ है। यहाँ पे इस बार ऐसे मुख्य समांतर आई थी और फोकस से गुजर गई थी, इस बार अपने फोकस पे लेके आए, मुख्य अक्ष के समांतर हो गई है। नियम नंबर 2 सभी को समझ में आएगी नहीं? बताओ पहले तो। प्रतिबिंब बनाने के नियम पढ़ रहे हैं 5 क्लास में, ठीक है ना। प्रतिबिंब बनाने के 4 नियम हैं, जिसमें हमने पहला नियम देखा है कि यदि कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात कैसे गुजरेगी? कहाँ से गुजरेगी? फोकस से गुजरेगी। यहाँ तो वास्तव में गुजरेगी और यहाँ गुजरती हुई प्रतीत होगी। सेकंड नियम अपन देखा, क्या देखा कि यदि कोई प्रकाश किरण फोकस प्राप्त होती है, फोकस पर आ रही है ना, तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, ठीक है। यहाँ सब कुछ वास्तव में खेल होगा, खेल होता हुआ प्रतीत होगा, ठीक है ना। तो लैंग्वेज किसी एक की बोलेंगे अपन लिखने में। 2 पॉइंट समझ आएगी नहीं? ऐसे सबको बताओ। वो आपके लाइक और कमेंट्स आने चाहिए हर एक बच्चे के बेटा, ठीक है ना। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, ये सब दिक्कत है इसमें, या समझ नहीं आया, या कौन ये कैसे आया, ठीक है ना। आपको सारे कमेंट्स से जवाब दिए जाएंगे। तो सब हर एक बच्चे को लाइक भी करना है और कमेंट्स भी करना है, ध्यान से समझना, ठीक है ना। ये चैप्टर अपना नहीं होने वाला है, क्लास में नहीं हो पाएगा, यही आपको डेली पढ़ना है। आपको कुछ नहीं करना है, हेडफोन लगाना है, एकांत में बैठना है और अपने सामने नोट्स भी रखो, ठीक है ना। पीडीएफ आपके पास देखिए,
ठीक है। तो अपना नोट्स भी है, नोट्स भी बनाते जाओ, साथ साथ वीडियो भी देखते जाओ, पहले वीडियो देख लो, साथ में नोट्स भी बनाते जाओ पॉज करके, ठीक है ना। एक और हाँ, इस चैप्टर के अंदर ध्यान सुनना, इस चैप्टर के अंदर कोई भी ऐसी हेडिंग नहीं होगी जिसमें डायग्राम नहीं बने। हर एक हेडिंग में डायग्राम बनने वाला है, और सभी के सभी डायग्राम आपको क्या करने हैं, पेंसिल और स्केल से बनाने हैं। ध्यान से सुनना, कोई पेन का इस्तेमाल करने वाला नहीं है इसमें, ठीक है ना। सारे डायग्राम आपको पेंसिल और रबर पेंसिल यूज करना है स्केल का, ठीक है। दो नियम पढ़ा अपन, सिंपल से नियम है। पहला नियम बोलता है क्या, कि मुख्य अक्ष से समांतर रही है, तो प्रकाश किरण समांतर रही है तो वहां से गुजरेगी, फोकस से गुजरेगी। सेकंड नियम क्या बोलता है, इसका जस्ट उल्टा, फोकस पर आ रही है तो कैसे हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। बहुत ही आसान नियम है। चलो ये दो नियम अपने हो गए, मैं लिख नहीं रहा हूँ, लिखा हुआ सब कुछ आपके पास है पीडीएफ में, ठीक है ना। मैं आपको बनाना सिखा रहा हूँ मैं। चलो दो नियम हो गए अपने, थर्ड नियम लेते हैं अपन, इसको रब कर रहा हूँ, ठीक है ना, इसको रब कर रहा हूँ। थर्ड नियम क्या बोलता है, देखो ये आपका नियम नंबर थर्ड लिखता हूँ यहाँ पे, नियम नंबर थर्ड। वो नियम नंबर थर्ड ये बोलता है, ये देखो आपने क्या बनाया, ये बनाया आपने, ये बनाया आपने एक अवतल दर्पण, ठीक है ना, ठीक है ना। ये आपने एक बनाया क्या, अवतल दर्पण। अब आप प्रकाश किरण को और कहाँ से लेकर आ सकते हो, सोचो दिमाग लगाओ। सबसे पहले आप मुख्य अक्ष से समांतर लेके आए, तो कहाँ से गई, फोकस से गई। सेकंड कंडीशन में आपने क्या देखा, यदि आप कहाँ पर लेके आए थे, फोकस पर लेके आए, तो कैसे हो गई थी, मुख्य अक्ष से समांतर हो गई थी। अब कहाँ पर आ सकती है प्रकाश किरण, ध्यान से सोचो, दिमाग लगाओ थोड़ा, और कहाँ कहाँ से आ सकती है प्रकाश किरण, ठीक है। ये आपका अवतल दर्पण है, ये आपके बनी मुख्य अक्ष, ये क्या हो गया आपका ध्रुव हो गया पी, है ना, और यहाँ पर कहीं हो गया आपका क्या, प्रकाश केंद्र हो गया, है ना। और बड़ा बनाता हूँ डायग्राम सही रहेगा। ये आपका क्या हो गया, ये आपका यहाँ क्या हो गया, प्रकाश केंद्र सी, ठीक है ना। तो थर्ड नियम क्या बोलता है बेटा, ध्यान सुना। सबसे पहले आप क्या लेके आए थे, मुख्य से समांतर लेके आए थे, तो फोकस से गई थी। आप फिर फोकस पर लेके आए थे तो मुख्य समांतर हो गई थी। थर्ड नियम क्या बोलता है, सुना, और कहां से आती थी प्रकाश किरण, सी पर। यदि कोई प्रकाश किरण सी पर आपतित हो, सी मतलब वक्रता केंद्र पर यदि आ रही है कोई प्रकाश किरण, ना सी पर आ रही है, इस टाइप से, न्यास टाइप से, ऐसे देखो, ऐसे ऐसे आ रही है। यदि कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र पर आपतित हो तो परावर्तन के पश्चात कहां से गुजरेगी, ध्यान सुनना, थर्ड पॉइंट इंपॉर्टेंट है। यदि पॉइंट नियम नंबर 3 पढ़ते अपन, यदि कोई प्रकाश किरण सी पर ही आ रही है, मतलब वक्रता केंद्र पर आ रही है, तो परावर्तन के पश्चात कहां से गुजरेगी या कहां से होकर वापस लौटेगी, ठीक है ना। ध्यान सुनना, यदि मैं आपको बोलूं, देखो यदि ये प्रकाश किरण और सी पर आ रही है, मतलब वक्रता केंद्र पर आ रही है, ठीक है ना, तो यहाँ से इस बिंदु से क्या होगा, परावर्तन होगा कि नहीं होगा, अगर परावर्तन पड़ गया है ना अपन, तो परावर्तन होगा कि नहीं होगा, इस बिंदु से परावर्तन कराना है आपको तो अभिलंब की जरूरत पड़ेगी। अभिलंब कहाँ होगा, तो कोई प्रकाश किरण सी पर आ रही है ना, तो इस बिंदु से क्या होगा, परावर्तन होगा, परावर्तन होगा तो अभिलंब चाहिए। अभिलंब की पहचान क्या है, गोली दर्पण में अभिलंब की पहचान क्या है, बताइए किसी को, परावर्तन का नियम याद करो भी, ध्यान सुनना। अगर मैं आपको कंडीशन नंबर 1 से बताऊं याद रखना, अब कंडीशन नंबर 1, नियम नंबर 1 में क्या पढ़ा था आपने, नियम नंबर 1 में पढ़ा था आपने, ये आपने क्या लिया था, अवतल दर्पण लिया था, ठीक है ना। ये आपकी मुख्य अक्ष हो गई थी, ये ध्रुव हो गया था, है ना, ये आपका सी हो गया था, और ये आपके आपका कहीं एक हो गया था, ठीक है। आप प्रकाश किरण को कहां से लेके आते, मुख्य अक्ष से समांतर लेके आते, है ना। तो परावर्तन की कक्षा कहां से गई थी वो, इस बिंदु से, ध्यान सुनना, आपको इस बिंदु से क्या कराना है, परावर्तन कराना है ना, इस बिंदु से परावर्तन कराना है, तो इस बिंदु पर आपको चाहिए अभिलंब। तो अभिलंब की पहचान क्या है, गोली दर्पण में अभिलंब की पहचान क्या है, सर अभिलंब तो सतह के लंबवत होता है ना, अभिलंब की पहचान क्या है, सतह के लंबवत। और ध्यान सुनना, ये सतह है, मतलब गोली सतह की जो परिधि है ये सतह का काम कर रही है, और सतह के लंबवत क्या होती है बेटा,
सतह के लंबवत होती है त्रिज्या। ध्यान से सुनना क्या बोलना चाहता हूँ आपसे। आपको इस बिंदु से परावर्तन कराना है तो इस बिंदु पर चाहिए आपको अभिलंब। और अभिलंब की पहचान क्या है? सतह के लंबवत होता है सर। अभिलंब क्या होता है? सतह के लंबवत होता है। ये आपने बनाया था गणित समझी थी मेरे को, ठीक है ना? ये आपकी किरण थी, है ना? और इस बिंदु से आपको परावर्तन कराना था तो यहाँ पर अभिलंब खींचा तो अभिलंब भी यही काम करेगा, है ना? 90 डिग्री के अंदर ये सतह के लंबवत होता है अभिलंब, ठीक है ना? ध्यान सुनना, इस बिंदु पर आपको कराना है क्या? इस बिंदु से मेरे को कराना है परावर्तन, ठीक है ना? इस बिंदु पर मेरे को चाहिए अभिलंब की रिक्वायरमेंट है। तो अभिलंब की पहचान क्या है? अभिलंब तो होता है सतह के लंबवत। अभिलंब कहाँ होता है? सतह के लंबवत। और सतह के लंबवत क्या होती है? सतह मतलब ये परिधि का काम कर रही है। सतह तो ये हुई ना, ये परिधि का काम कर रही है। और परिधि के लंबवत कौन होता है? त्रिज्या होती है। याद है आपको? ये देखो, ये बोला है तो ये इसकी त्रिज्या हुई कि नहीं? और त्रिज्या हुई और ये परिधि है कि नहीं? बता। तो परिधि और त्रिज्या किसके लंबवत होती है कि नहीं होती है? ध्यान सुनना, गोली दर्पण में दिमाग में फिट करना है पॉइंट। गोली दर्पण में बात कर रहा हूं मैं। गोली दर्पण में आपको जब भी आपको क्या चाहिए? अभिलंब की रिक्वायरमेंट हो जाए, अभिलंब चाहिए। तो अभिलंब चाहिए तो उस बिंदु को, जिस बिंदु से आपको परावर्तन कराना है, यहां से परावर्तन चाहिए ना, परावर्तन कराना है तो यहाँ पर अभिलंब की रिक्वायरमेंट है। तो गोली दर्पण क्या होता है? जिस बिंदु पर आपको अभिलंब चाहिए उस बिंदु को आप सी से मिला दो। ये आपने सी से मिलाया, ये काम करेगा अभिलंब का। ये त्रिज्या हो गई एक्चुअली, है ना? त्रिज्या और ये क्या होती है? परिधि एक दूसरे के लंबवत होती है। ध्यान से सुनना मैं, गोली दर्पण में यदि आपको अभिलंब की रिक्वायरमेंट पड़ जाए, क्या बोल रहा हूँ मैं? यदि गोली दर्पण में आपको अभिलंब चाहिए, अभिलंब चाहिए तो अभिलंब की खासियत क्या है? अभिलंब की पहचान क्या है? जिस बिंदु को आपको अभिलंब चाहिए उस बिंदु को सी से मिला दो, वक्रता केंद्र से मिला दो, ठीक है ना? अब ध्यान सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ। कोई प्रकाश किरण, नियम नंबर 3 पढ़ रहे अपन, कोई प्रकाश किरण सी पर आपतित होती है, सी पर आ रही है, वक्रता केंद्र पर आ रही है, इस बिंदु से क्या होगा? परावर्तन होगा। इस बिंदु को अभिलंब चाहिए, वो अभिलंब की पहचान क्या है? गोली दर्पण में जिस बिंदु पर आपको अभिलंब चाहिए उसको सी से मिला दो। तो ये क्या यही रेखा अभिलंब का काम भी करेगी क्या? बताओ मेरे को, क्या यही रेखा अभिलंब का काम करने वाली है कि नहीं? बताओ। बिल्कुल करने वाली सर। तो ये आपकी आपतित किरण हो गई और यही आपका अभिलंब हो जाएगा। तो जो परावर्तित किरण होगी मतलब दर्पण से परावर्तन के पश्चात जो ये किरण है ना, ये इसी दिशा में लौट जाएगी। ये होता है अपना थर्ड नियम। आपने पढ़ के आए होंगे, यदि कोई प्रकाश किरण सी पर आपतित होती है तो उसी रास्ते से वापस लौट जाती है। कैसे? लॉजिकली मैं आपको बता दिया है हर एक पॉइंट क्लियर करके, ठीक है ना? क्यों लौट जाती है? कि जिस बिंदु से आपको परावर्तन कराना है उस बिंदु पर अभिलंब की रिक्वायरमेंट होगी, अभिलंब चाहिए। और अभिलंब की पहचान क्या है? गोली दर्पण में जिस बिंदु को आपको अभिलंब चाहिए उस बिंदु को सी से मिला दो, है ना? तो यही आपकी किरण हो गई, यही अभिलंब हो गया, है ना? तो अभी आपको बताई थी मैंने एक नियम, है ना? लंबवत लंबवत आपतित वाली किरण बताई थी ना आपको। लंबवत आपतित होती है तो उसी पथ से वापस लौट जाएगी। नियम नंबर 3 क्या बोलता है आपका? नियम नंबर 3 क्या बोलता है आपका? कि यदि कोई प्रकाश किरण सी पर आपतित होती है, सी पर आती है तो जिस रास्ते से आई ना उसी रास्ते से वापस लौट जाएगी। ये नियम नंबर 3 बन चुका है अपना, ठीक है ना? समझ पा रहे हो ना? ओके, ये तो बात हुई अवतल दर्पण की। बात करें उत्तल दर्पण की, तो उत्तल दर्पण में क्या होगा बेटा? उत्तल दर्पण ऐसा होगा, ये आपने बनाया क्या? उत्तल दर्पण बनाया, ये मुख्य अक्ष हो गई, ये आपका ट्यूब हो गया और इसका एक सेंटर मान लिया आपने यहाँ पर, ठीक है ना? अब प्रकाश किरण लेके आओ। प्रकाश किरण आप कहाँ पर आ रही है? सी पर आ रही है, सी पर आ रही है ना, ऐसे लेके आओ। इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ, थोड़ा सा देखना। ये आप सी पर लेके आए, यहाँ तक तो सीधी आएगी ना, ऐसे आ रही है ना, मैं रात में प्रतीत होगी ना बेटा, ठीक है? यहाँ तो खेल होता हुआ प्रतीत होगा। तो यदि कोई प्रकाश किरण सी पर आ रही है तो परावर्तन के पश्चात इस बिंदु से क्या होगा? परावर्तन होगा। परावर्तन के पश्चात उसी रास्ते से वापस लौट जाएगी। ये डायग्राम बना है। समझ में आया? 3 नियम पढ़ लिया अपने अभी तक, रिवाइज करो वापस मेरे साथ में। फर्स्ट नियम में क्या बोला अपन ने? यदि कोई प्रकाश किरण समांतर आ रही है तो कहाँ जाएगी? फोकस से जाएगी। नियम नंबर 2 बोलता है कि यदि कोई प्रकाश किरण फोकस पर आ रही है तो कैसे जाएगी? समांतर जाएगी, मुख्य से समांतर जाएगी। और तीसरा नियम क्या बोलता है? यदि कोई प्रकाश किरण सी पर आ रही है, वक्रता केंद्र पर आ रही है तो उसी पथ से वापस लौट जाएगी। 3 नियम पढ़ चुके अपन, समझ में आया? अब चौथे नियम पर आते हैं अपन। नियम नंबर 4 क्या बोलता है? नियम नंबर 4, नियम नंबर 4 बोलता है आपका, ये आपका अवतल दर्पण है आपने, ठीक है? ये आपका अवतल दर्पण और ये आपका उत्तल दर्पण, दोनों साथ साथ ले चल रहा हूँ ना। ये आपकी मुख्य अक्ष होगी, ये आपकी मुख्य अक्ष होगी, ये आपका हो गया ध्रुव
है ना। और यहाँ पर ये क्या हो गया, सेंटर हो गया। ये आपका हो गया ध्रुव, और यहाँ पर क्या हो गया आपका, यहाँ पर आपका क्या हो गया, सेंटर इस बिंदु पर। ठीक है, ये में फोकस होगा एफ, उसका फोकस कहीं यहाँ होगा एफ। समझ आया कि नहीं? पहले नियम में आप प्रकाश किरण को कहाँ से लेके आए थे, मुख्य अक्ष से समांतर। कहाँ से गुजरी थी, फोकस से गुजरी थी। सेकंड नियम में आपने प्रकाश किरण को कहाँ पर लेके आए थे, कहाँ पर लेके आए थे, फोकस पर, तो कैसे हो गई थी, समांतर हो गई थी। तीसरे नियम में आप प्रकाश किरण को कहाँ पर लेके आए, सी पर लेके आए, तो उसी रास्ते से वापस लौट गई थी। और कहाँ से लेकर आ सकते हो प्रकाश किरण को, या प्रकाश किरण और कहाँ से आ सकती है, ध्यान सुनना। यदि कोई प्रकाश किरण ध्रुव पर आपतित हो, ये ना पी पोल, यदि कोई प्रकाश किरण पी पर आ रही है, देखो इधर ऐसे आ रही है पी, है ना। यदि कोई प्रकाश किरण कहाँ पर आ रही है, ध्रुव पर आ जाए क्या होगा साहब, है ना। यदि कोई प्रकाश किरण ध्रुव पर आपतित हो, ध्यान सुनना, ध्रुव पर आ रही है मतलब इस पी बिंदु पर आ रही है कोई प्रकाश किरण, है ना, तो इस पी बिंदु इस बिंदु से क्या होगा, परावर्तन होगा कि नहीं होगा। यदि कोई प्रकाश किरण कहाँ पर आ रही है, ध्रुव पर आ रही है, प्लेस को लिख लें फिर क्या करूँ। यदि कोई प्रकाश किरण कहाँ पर आ रही है, ध्रुव पर आ रही है, मतलब पी बिंदु पर आ रही है, तो इस बिंदु से क्या होगा, परावर्तन होगा, है ना। तो इस बिंदु पर आपको चाहिए अभिलंब, और अभिलंब की खासियत क्या है कि अभिलंब जिस बिंदु पर आपको अभिलंब चाहिए उसको सी से मिला दो। तो जैसे आप इस बिंदु को सी से मिलाओगे, इस बिंदु से क्या होगा, परावर्तन होगा। इस बिंदु पर चाहिए आपको अभिलंब, तो अभिलंब की खासियत क्या है गोलीय द्रव्य में, जिस बिंदु पर आपको अभिलंब चाहिए उस बिंदु को सी से मिला दो। तो ये मैंने इसको सी से मिलाया, है ना। तो परावर्तन की घटना याद कर, ये आपतित किरण हुई, परावर्तन की घटना याद करो, क्या क्या लिखा था अपन ने, ये आपतित किरण है कि नहीं था, और ये अभिलंब है कि नहीं था। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच में क्या बनता है, आपतन कोण होता है ना। जितना कोण ये होगा तो परावर्तन का क्या होगा, सुनना, और तुम परावर्तन का नियम फर्स्ट पढ़ा था तुमने, जितना आपतन कोण होता है उतना ही परावर्तन कोण होगा। कोण आई बराबर कोण आ गया आपको, तो जितना ये आपतन कोण होगा, जितनी कोण पर आपतित हुई है उतने ही कोण पर क्या हो जाएगी, परावर्तित हो जाएगी। जितना कोण पर आपतित हुई ना ये प्रकाश किरण, उतने ही कोण से क्या हो जाएगी, परावर्तित हो जाएगी। नियम नंबर 4 का बताया वापिस से, यदि कोई प्रकाश किरण ध्रुव पर आपतित होती है, ध्रुव पर आ रही है, पी बिंदु पर आ रही है, तो जितने कोण पर आती है उतने ही कोण पर परावर्तित हो जाती है। समझ नहीं आया, जितने कोण पर, तुम जानते हो तो अभिलंब तो ये हो गया अपना, ये आपतित किरण हुई, तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच में क्या होता है, आपतन कोण, और ये आपका अभिलंब इधर का, है ना, ये अभिलंब है और ये क्या है, परावर्तित किरण है। तो ये कोण होगा आर, जितना कोण पर आ रही है उतना ही कोण क्या होगा, आर भी होगा, परावर्तन के नियम से। ठीक है ना, तो नियम नंबर 4 में पढ़ा होगा भी। अच्छा यहाँ क्या होगा, यहाँ डायग्राम कैसा बनेगा, यदि कोई प्रकाश किरण पी पर आ रही है, मतलब ध्रुव पर आ रही है, है ना, ध्रुव पर आ रही है, ऐसे आ रही है, ठीक है। तो जितने कोण पर आ रही है उतने ही कोण परावर्तित हो जाएगी। इस बिंदु से क्या होगा, परावर्तन होगा, इस बिंदु को अभिलंब चाहिए, ये अभिलंब सी का काम करेगी, ये डायग्राम इसका, ठीक है ना। बहुत ही आसान नियम थे, 4 नियम बेटा, है ना। इन चारों नियम को मैं एक साथ वापस रिपीट कर लेता हूँ। फर्स्ट नियम अपन देखा अपन ने, यदि कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष से समांतर आ रही है तो कहाँ जाएगी, फोकस से गुजरेगी। सेकंड नियम अपन देखा इसका जस्ट उल्टा, यदि कोई प्रकाश किरण फोकस पर आ रही है वैसे हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तीसरा नियम अपन देखा, यदि कोई प्रकाश किरण सी पर आ रही है ना, तो सी से वापस लौट जाएगी, उसी पर से वापस लौट जाएगी। और चौथे नियम अपन ने क्या लिखा, यदि कोई प्रकाश किरण पी पर आपतित होती है, ध्रुव पर आपतित होती है, तो जितने कोण पर आपतित हुई है उतने ही कोण से परावर्तित हो जाएगी। ठीक है ना, ये आपके डायग्राम है। ठीक है, आपको पहले नियम लिखना है हिंदी में, उसके बाद डायग्राम बनाना है, ध्यान से सुनना। ठीक है ना, और सारे डायग्राम आपको पेंसिल स्केल रबर पेंसिल का यूज करना है। ये अपन ने नियम 4 पढ़ लिए, इनके बिना अपन डायग्राम नहीं बना पाएंगे, इसके बिना अपन प्रतिबिंब का निर्माण नहीं कर पाएंगे। ये प्रतिबिंब बनाने के नियम है, जितने भी आप इमेज बनाने वाले हो, प्रतिबिंब बनाने वाले हो, इन्हीं नियमों का उपयोग करते हुए मैं क्या बनाने वाला हूँ, प्रतिबिंब बनाने वाला हूँ, है ना। इन्हीं में से 1 2 3 नियम का कोई कौन से भी 2 नियम का यूज करके हम क्या बनाएंगे, प्रतिबिंब बनाएंगे। ठीक है ना, ये 4 नियम हो गए, मैं रिवाइज करना वापिस से दूँ। ठीक है, तो ये प्रतिबिंब बनाने के नियम थे वो 4। फर्स्ट नियम, समानता आएगी तो फोकस से गुजरेगी। सेकंड, फोकस पर आएगी तो समांतर हो जाएगी। थर्ड नियम, सी पर आएगी तो उसी रास्ते से वापस लौट जाएगी। और चौथा नियम अपन देखा कि यदि कोई प्रकाश किरण पी पर आ रही है तो जितने कोण पर आपतित होगी उतने ही कोण से परावर्तित हो जाएगी। ये नियम नंबर 4 है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं।
इन्हीं चारों नियमों का उपयोग कर करके मैं क्या बना रहा हूँ, प्रतिबिंब का निर्माण करने वाला हूँ, प्रतिबिंब बना रहा हूँ। ठीक है ना। अब ध्यान सुनना, देखो प्रतिबिंब का निर्माण कब होगा। देखो बात करते हैं कि प्रतिबिंब बनेगा कब। ये आपने क्या लिया, आपने एक अवतल दर्पण लिया, देखना ये आपका एक अवतल दर्पण है, ये आपकी क्या होगी, मुख्य अक्ष होगी, ये आपका क्या हो गया, ध्रुव हो गया पी। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, यहाँ पर कोई वक्रता केंद्र हो गया। ठीक है, और यहाँ पर सेंटर में क्या हो गया, आपका फोकस हो गया है ना। और फोकस जो होता है ना बेटा, वो जस्ट सेंटर में होता है, ध्यान रखना। जो फोकस होता है वो जस्ट सेंटर में होता है, पी और सी का मध्य बिंदु होता है। इसको अपन प्रूव भी करने वाले हैं, या आप 10वीं क्लास में पढ़ के आए होंगे। जो फोकस होता है वो वक्रता त्रिज्या का क्या होता है, आधा होता है। तुम जानते हो पी और सी के मध्य की दूरी क्या होती है, वक्रता त्रिज्या होती है ना। त्रिज्या का क्या होता है, फोकस आधा होता है। आपने फार्मूला पढ़ा होगा, F बराबर R/2 पढ़ा है ना, या R बराबर 2F, क्लास 10 में आप पढ़ के आए हो, वैसे हम सिद्ध करेंगे। ठीक है ना, आगे आने वाली 2 से 3 क्लासों में अपन इसको सिद्ध करने वाले हैं। ठीक है, तो ध्यान सुनना, ये आपने पोल बनाया, ये आपका अवतल दर्पण है, ये मुख्य अक्ष होगी, ये पोल आपका सी और ये आपका एफ। देखो आपका ऑब्जेक्ट जो है ना वो यहाँ रखा हुआ है, आपका जो बिंब है वो यहाँ रखा हुआ है। ध्यान सुनना, इस बिंब को नाम दिया मैंने ए बी। आप इसे बिंब बोल सकते हो, ऐसे आप वस्तु बोल सकते हो, ऐसे आप ऑब्जेक्ट बोल सकते हो। ठीक है ना, कुछ भी बोल सकते हो आप। तो ये मेरा क्या है, अवतल दर्पण है, और अवतल दर्पण के सामने मैंने एक वस्तु रखी हुई है। ठीक है ना, नाम दिया इसको ए बी मैंने। आप इसको वस्तु बोलो, ऑब्जेक्ट बोलो, या फिर है ना वस्तु बोलो, ऑब्जेक्ट बोलो, कुछ बोलो आप। ठीक है, तो ये आपका ऑब्जेक्ट है, इसका इमेज बनाना है मेरे को, इसका प्रतिबिंब बनाना है। ये मेरा बिंब है, उसका मेरे को बनाना है प्रतिबिंब। है ना, तो देखो आप 4 नियम पढ़ा पहले, 4 नियम में से कोई एक नियम लगाओ। चलो नियम फर्स्ट लगाते हैं अपन कि यदि कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है, या प्रकाश किरण लेके आए, कैसे लेके आए, मुख्य अक्ष के समांतर लेके आए ना। तो पहला नियम क्या बोलता है कि यदि कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है तो कहां से गुजरेगी, कहां से गुजरेगी, फोकस से। तो ये आपने गणित गुजरी फोकस से। तो क्या प्रतिबिंब का निर्माण हो गया कभी, प्रतिबिंब का निर्माण हुआ क्या, सोचो। आपने एक वस्तु रखी है दर्पण के सामने, और नियम आपने फर्स्ट लगा दिया, यदि कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है तो कहां से गुजरेगी, फोकस से गुजरेगी, या फिर फोकस से गुजरेगी। क्या प्रतिबिंब का निर्माण हुआ क्या, नहीं। पहली बात तो एक नियम लगाकर प्रतिबिंब का निर्माण कभी भी नहीं होगा। ठीक है ना, आपको कम से कम 2 नियम लगाने पड़ेंगे बेटा। ठीक है ना, कोई भी 2 नियम लगा के प्रतिबिंब का निर्माण होने लगा है। ध्यान सुन लेना। तो पहला नियम लगाया आपने, समांतर लेके आए तो फोकस से गुजरेगी। इस बार आप एक और सेकंड नियम भी लगा लें। सेकंड नियम क्या बोलता था कि यदि कोई प्रकाश किरण फोकस पर आती है तो कैसे हो जाएगी, समांतर जाएगी। तो देखो फोकस पे लेके आओ, ये आप लेके आए फोकस पर, है ना, तो क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी ना, ये होगी समांतर। तो अब होगा प्रतिबिंब का निर्माण बेटा। तो बताओ मेरे को प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, ध्यान से देखो डायग्राम को एक बार, वो बताओ मेरे को प्रतिबिंब का निर्माण कहाँ हो रहा है, प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है। बताओ, क्या यहाँ बन रहा है क्या प्रतिबिंब, प्रतिबिंब का निर्माण कहाँ होता है सर। एक किरण ये आ रही है, एक किरण ये आ रही है, ये दोनों इस बिंदु पर काट रही है, प्रतिबिंब यहाँ बनेगा, बिल्कुल नहीं बनेगा यहाँ पर। ध्यान से देखना, प्रतिबिंब का निर्माण कहाँ होगा, प्रतिबिंब का निर्माण वहां होगा जहां पर 2 परावर्तित किरण एक दूसरे को काटेगी, प्रतिच्छेद करेगी, इंटरसेक्ट करेगी, वहां पर क्या बनने वाला है, प्रतिबिंब बनने वाला है। आप ध्यान से देखो, तो इस बिंदु पर ये तो चलो परावर्तित किरण है, लेकिन ये तो आपतित किरण है कि नहीं बता, यहाँ प्रतिबिंब नहीं बनेगा। ध्यान से सुन, ये आपकी परावर्तित किरण, ठीक है, और आपकी ये दूसरी परावर्तित किरण, ये दोनों इस बिंदु पर काट रही है। ध्यान से देखो आप, एक तो ये परावर्तित किरण हो गई, और एक इस बिंदु से परावर्तन हुआ ना, तो ये हो गई परावर्तित किरण, वो दोनों इस बिंदु पर काट रही है। तो यहाँ आपकी इमेज बनने वाली है, सुनाया नहीं आया कुछ, यहाँ पर आपकी इमेज बनने वाली है इस टाइप से। तो सबसे पहला पॉइंट कि प्रतिबिंब का निर्माण कब होता है, प्रतिबिंब का निर्माण कब होता है ना। तो क्या अकेली परावर्तित किरण प्रतिबिंब का निर्माण कर सकती है, तो नहीं, कम से कम 2 किरणें, है ना, 2 परावर्तित किरणें जिस बिंदु पर काटती है या काटती हुई प्रतीत होती है, वास्तव में काटेगी
वो यहाँ क्या होगी, प्रतित होगी, ठीक है ना। इसका देखते हैं नहीं क्या करें, तो क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। तो प्रतिबिंब बनाने के लिए आपको कम से कम दो नियम लगाने पड़ेंगे, है ना। और दो परावर्तित किरणें एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटेगी वहां पर क्या होगा, प्रतिबिंब का निर्माण होगा, ठीक है ना। वहां पर क्या होगा, प्रतिबिंब का निर्माण होगा। तो ये आपका ए बी क्या था, बिंब था, उसका जो प्रतिबिंब बना है वो कैसा बना है, ए डैश बी डैश। कैसा है, आपको दिख रहा होगा उल्टा ऐसा, है ना, उल्टा है, ऑब्जेक्ट की तुलना में छोटा होगा और दर्पण के सामने ही बन रहा है। देखो ये दर्पण है, ऐसे सामने बन रहा है। अभी मैं बताऊंगा आपको प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, उसको देखेंगे हम, ठीक है ना। अच्छा ये तो बात नहीं हुई किसकी, अवतल की हुई। अब मैं एक बार उत्तल दर्पण भी लिख देती हूँ, उत्तल दर्पण लिख लेते हैं। ये आपने बनाया है उत्तल दर्पण, ठीक है ना। यहाँ सुनना, ये आपका क्या हो गया, मुख्य अक्ष हो गया। ये आपका क्या हो गया, ध्रुव हो गया। यहाँ इसका क्या है, वृत्ताकार केंद्र होगा सी, और यहाँ पे मान लिया हमने ए, ठीक है ना। पहला नियम क्या बोलता है, लगा उसमें ये नियम लगा दो, कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर लेके आओ, ये आप लेके आए मुख्य अक्ष के समांतर, ठीक है। तो मुख्य अक्ष के समांतर लेके आए तो कहां से गुजरेगी, फोकस से, है ना। ये तो ऐसे निकल जाएगी, लेकिन इसको आप पीछे बढ़ाओगे तो कैसे आएगी, ये आएगी, ठीक है ना। ये फोकस से गुजरती है, ठीक है ना। अब सेकंड नियम लगाओ। अच्छा वस्तु कहाँ रखी हुई है आपकी, वस्तु ये रखी हुई है, ये भी, ठीक है। पहले नियम में आपने क्या कहा, मुख्य अक्ष से समांतर लेके आए तो कहां से गुजरी, फोकस से गुजरी, ठीक है ना। सेकंड नियम में आप कहां पर लेके आओगे प्रकाश किरण को, फोकस पे लेके आओगे। तो जैसे आप एक फोकस पे लेके आते हो ऐसे, है ना, यहाँ पे उठाएंगे और यहाँ से आपको बनाना है ऐसे, ठीक है। फोकस पे लेके आओगे तो कैसे होगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, ये मुख्य अक्ष के समांतर होगी। पहला नियम लगाया आपने, मुख्य अक्ष के समांतर लेके आए तो कहां से गुजरती हुई पतली होगी, फोकस से। और सेकंड नियम आपने लगाया, कहां पर लेके आए प्रकाश किरण को, फोकस पर लेके आए तो कैसे हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। और मैंने आपको बताया प्रतिबिंब का निर्माण कब होगा, प्रतिबिंब कब बनेगा, इमेज कब बनेगी आपकी, जब दो परावर्तित किरण एक दूसरे को काटेगी, जब दो परावर्तित किरण एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी वहां पर क्या होगा, प्रतिबिंब का निर्माण होगा, इमेज बनेगी आपकी। तो मेरे को बताओ कि परावर्तित किरण कहाँ घटेगी। देखो एक परावर्तित किरण तो ये है ना, एक परावर्तित किरण तो क्या है आपकी, ये है ना, और दूसरी परावर्तित किरण ये है कि नहीं, बताओ। दोनों अलग दिशा में जा रही कि नहीं जा रही है, एक उधर जा रही है एक इधर जा रही है, तो प्रतिबिंब का निर्माण होगा ही नहीं, मतलब ध्यान से बोलना, इनको पीछे बढ़ाओ। देखो एक एक तो परावर्तित किरण ये है ना, ये वाली, इसको आप पीछे बढ़ाओगे ये लाइन है, और दूसरी परावर्तित किरण ये है कि नहीं इधर, इसको आप पीछे बढ़ाओगे, इसको आप हल्का सा पीछे बढ़ाओ, मेरी कोई अलग पेट यूज करूँ। देखो एक तो परावर्तित किरण ये होगी और दूसरी परावर्तित किरण ये है कि नहीं, इसको रेखा को आप इधर पीछे की ओर बढ़ाओगे से, इस जगह दोनों मिलकर काट रही है, काट रही है, इस जगह दोनों काट रही है ना, तो यहाँ पर निर्माण होगा प्रतिबिंब का, ये होगा आपका ए डैश, ये होगा बी डैश। ध्यान से देखने की कोशिश करना, एक पॉइंट समझना चाहिए आपको कि जब दो परावर्तित किरण एक दूसरे को काटेगी तो किसका निर्माण होगा, प्रतिबिंब का निर्माण होगा, है ना। दो या दो से अधिक जितने भी, कम से कम दो तो काटनी चाहिए, तो क्या होगा, प्रतिबिंब का निर्माण होगा। यह अवतल की कहानी थी, ये उत्तल की कहानी है ना। अवतल में तो दर्पण के सामने बनता है प्रतिबिंब, और उत्तल में दर्पण के पीछे बन रहा है। देखो इमेज बनी है, कहाँ बनी है, पीछे बनी है। अभी मैं इसको डिवाइड करने वाला हूँ प्रतिबिंब को भी दो प्रकार में, ठीक है। ध्यान से समझ आया कि नहीं आया बताओ। चलो, और स्पीड थोड़ी फास्ट नहीं है बोल रहा हूँ, स्पीड अगर फास्ट है तो हम स्लो कर देंगे, तो इतना करना पड़ेगा आपको ना, चैप्टर बहुत ज़्यादा लंबा आएगा, है ना। एक महीने का चैप्टर है, मैं चाहता हूँ इसको लगभग 15 से 20 वीडियो में खत्म कर दूँ मेरा, ठीक है ना। चलो अब मैं आपको देखो दर्पण को मैं तो एक बात समझ नहीं मेरे को यहाँ से, जैसे जो प्रतिबिंब होते हैं वो दो प्रकार के बन सकते हैं, इसका मतलब प्रतिबिंब बनाना सीख लिया आपने, है ना। तो प्रतिबिंब का निर्माण कब होगा, कि जब दो या दो से अधिक परावर्तित किरणें परस्पर प्रतिच्छेद करेगी तो क्या होगा, प्रतिबिंब का निर्माण होगा। तो क्या होगा, प्रतिबिंब का निर्माण होगा। प्रतिबिंब कब बनेगा, जब दो या दो से अधिक परावर्तित किरणें ध्यान से लेना, जब दो या दो से अधिक परावर्तित किरणें एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी तो किसका निर्माण होगा, किसका निर्माण होगा, प्रतिबिंब का निर्माण होगा। अब देखना ध्यान से, तो इस आधार पर प्रतिबिंब को दो भागों में बांटा गया है, इस आधार पर प्रतिबिंब को दो भागों में बांटा गया है, ठीक है ना। मैं लिख दूंगा यहाँ पर, इस आधार पर प्रतिबिंब को दो भागों में बांटा गया है। एक होता है बेटा वास्तविक प्रतिबिंब, एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब,
दूसरा होता है बेटा आभासी प्रतिबिंब या काल्पनिक बोल सकते हो, आभासी प्रतिबिंब ना। तो डिफरेंस देखते हैं दोनों में अंतर क्या क्या होता है, हम कैसे प्रारंभ पड़ेगा हमको, ये आभासी है ये वास्तविक है ना, क्या क्या इसकी विशेषताएं हैं, है ना। आपको जब सवाल मिलेगा तो सवाल में ये बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है कंडीशन, ध्यान सुनना। तो वास्तविक प्रतिबिंब का निर्माण कब होगा और आभासी प्रतिबिंब का निर्माण कब होगा, यदि आपको लगे कि दो परावर्तित किरणें वास्तव में एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, काट रही है, वास्तव में काट रही है, तो वो होगा क्या, वास्तविक प्रतिबिंब। वो यदि काटने का आभास हो रहा है, प्रतीत हो रहा है, जैसा भी अगर मैं बताया था, दोनों किरणों को मैं एक इधर जा रही थी ऊपर एक इधर जा रही थी, दोनों को मैंने पीछे बढ़ाया, जैसे बिंदु पर काट रही थी, काटती हुई प्रतीत हो रही थी, तो उसको नाम देंगे अपन क्या, आभासी प्रतिबिंब, है ना। समझ आया कि नहीं कुछ। यदि परावर्तित किरणें वास्तव में प्रतिच्छेद करे तो प्रतिबिंब जो होगा वास्तविक प्राप्त होगा, और यदि आपकी परावर्तित किरणें काटती हुई प्रतीत हो तो जो प्रतिबिंब प्राप्त होगा आपको वो आभासी प्रतिबिंब होगा। पहली बात तो इनकी परिभाषा बता दी मैं आपको कि यदि परावर्तित किरणें वास्तव में एक दूसरे को काट रही हैं तो वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होगा, और यदि काटती हुई प्रतीत हो रही है तो आभासी प्रतिबिंब का निर्माण होगा। अब विशेषताएं क्या है, ध्यान सुनना। फर्स्ट कंडीशन, जो वास्तविक प्रतिबिंब होते हैं ना, जो वास्तविक प्रतिबिंब होते हैं वो सदैव उल्टे बनते हैं, है ना। ये हमेशा कैसे बनते हैं, उल्टे प्राप्त होते हैं, उल्टे प्राप्त होते हैं। ये सब पढ़ चुके हो 10वीं क्लास में। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है ना, अपोजिट बनता है, उल्टा बनता है। वो जो आभासी प्रतिबिंब है ना, ये हमेशा कैसे बनेंगे, सीधे बनते हैं, ये हमेशा सीधे बनते हैं, है ना। पहली विशेषता ये हो गई इनकी, है ना। यदि कोई प्रतिबिंब आपका क्या बन रहा है, सीधा बन रहा है, तो ध्यान से लेना कैसा होगा प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब होगा, है ना। और यदि कोई प्रतिबिंब आपका उल्टा बन रहा है, उल्टा बन रहा है तो 100% में क्या होगा कंडीशन हो, कैसा प्रतिबिंब है, वास्तविक प्रतिबिंब है। सेकंड कंडीशन, और क्या क्या विशेषता हो सकती है, और क्या क्या विशेषता हो सकती है आभासी और वास्तविक की, बताओ, सोचो, दिमाग लगाओ, प्रॉपर पढ़ाओ तब ने बताओ। देखो, जो वास्तविक प्रतिबिंब होते हैं वो हमेशा कैसे बनते हैं, उल्टे होते हैं, और जो आभासी होते हैं वो हमेशा सीधे बनते हैं। सेकंड पॉइंट ये है, आपने सुना होगा एक को तो पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, है ना, और एक को पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं, तो कौन से को पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, बताओ, सोचो, दिमाग लगाओ थोड़ा। जो वास्तविक प्रतिबिंब होते हैं ना, इनको पर्दे पर प्राप्त किया सकता है, इनको पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है ना। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टे होते हैं और ये पर्दे पर प्राप्त किए जा सकते हैं, और ये पर्दे पर प्राप्त नहीं किए जा सकते, ठीक है। ये पर्दे पर प्राप्त किए जा सकते हैं और ये पर्दे पर प्राप्त नहीं किए जा सकते हैं। दूसरी कंडीशन, थर्ड में दिखाना इसकी विशेषता क्या है, जो वास्तविक प्रतिबिंब होते हैं ना बेटा, बड़ा छोटा का नहीं बोल सकते अपन, है ना, ये छोटा प्राप्त होता है, ये बड़ा प्राप्त होता है, ऐसा कुछ नहीं बेटा, है ना। ये भी बड़ा प्राप्त होता है, अपन कंडीशन में देखा नहीं अपन ने, अगली वीडियो में अपन देखने वाले हैं कि मैं बिंब को कहाँ कहाँ प्लेस करूंगा तो उसका प्रतिबिंब कहाँ कहाँ बनेगा, ठीक है ना। तो 6 कंडीशन तो इसमें लेने वाला हूँ आपके सामने, और 2 कंडीशन इसकी बनती है उत्तर की, है ना। 8 डायग्राम बना के बताऊंगा आपको मैं, अलग अलग प्लेस पर मैं अलग स्थानों पर क्या रखने वाला हूँ, बिंब को ऑब्जेक्ट को रखने वाला हूँ और उसका प्रतिबिंब बनाने वाला हूँ आपके सामने में, अगली क्लास में ही पढ़ने वाले अपन। तो बड़ा छोटा के बारे में क्वेश्चन बोलने वाले अपन। तो थर्ड कंडीशन क्या है अपनी, थर्ड विशेषता ये होती है कि जो वास्तविक प्रतिबिंब होते हैं ना, ये बेटा हमेशा दर्पण के सामने प्राप्त होते हैं। अगर आपने डायग्राम बनाई भी था मैंने ना, इधर भी बना था उत्तर में, याद रखो। तो ये वास्तविक जो प्रतिबिंब होते हैं ये हमेशा दर्पण के सामने प्राप्त होते हैं, सामने प्राप्त होते हैं, ये हमेशा दर्पण के सामने बनते हैं। और जो आभासी प्रतिबिंब है ये हमेशा दर्पण के पीछे प्राप्त होते हैं, है ना। ये दर्पण के कहाँ, ये दर्पण के पीछे प्राप्त होते हैं, ये दर्पण के पीछे प्राप्त होते हैं, ठीक है ना। तो ये इसकी क्या है विशेषताएं, ठीक है। तो आज अपन ने आज क्लास अपन 4 नियम पढ़ लेते हो ना, प्रतिबिंब बनाने के 4 नियम देखें।
पहला नियम में बोलता था कि यदि कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है ना, तो कहाँ जाएगी, फोकस पर जाएगी। सेकंड नियम में अपन देखा कि यदि कोई प्रकाश किरण फोकस पर आ रही है तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तीसरे में अपन देखा कि यदि कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र पर आ रही है, सी पर आ रही है, तो उसी दृष्टि से वापस लौट जाएगी। और फोर्थ नियम अपन देखा कि यदि कोई प्रकाश किरण ध्रुव पर आपतित होती है, यदि कोई प्रकाश किरण पी पर आ रही है तो जितने कोण पर आपतित होती है उतने ही कोण से परावर्तित हो जाएगी। ये चार नियम देखे। और फिर अपन ने प्रतिबिंब बनाने का प्रतिबिंब देखा कि प्रतिबिंब कब बनेगा, जब दो परावर्तित किरणें, याद रखना, जब दो परावर्तित किरणें एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी तो प्रतिबिंब का निर्माण होगा। ठीक है ना। और प्रतिबिंब भी दो प्रकार के होते हैं। इसी आधार पर मैं प्रतिबिंब को दो भागों में बताएं, एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब, एक होता है आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक जो होता है हमेशा उल्टा बनेगा, और आभासी जो होगा वो हमेशा सीधा बनेगा। वास्तविक प्रतिबिंब को आप पर्दे पर प्राप्त कर सकते हो, और जो आभासी प्रतिबिंब है उसको पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के सामने प्राप्त होता है, दर्पण के आगे बनेगा, पीछे आगे बनेगा, और ये हमेशा दर्पण के पीछे प्राप्त होता है। ठीक है ना। तो इसका कौन याद रखना, सवाल में ये हिंट देगा और इससे हमको मालूम पड़ेगा कि कब इसको प्लस लेना है, कब इसको माइनस लेना है। ठीक है ना। तो ये कंडीशन आपको याद होनी चाहिए। छोटी छोटी कंडीशन है पूछ आ सकती है आज नंबर में, ऑपरेटिव क्वेश्चन बनता है इनके ऊपर। ठीक है। तो ठीक है, अगली नेक्स्ट क्लास में अपन देखते हैं इसके आगे। आप कंटिन्यू वीडियो को वॉच करते रहो, अपने नोट्स प्रिपेयर करते रहो। ठीक है बेटा। ओके बेटा, थैंक यू।